बहुत खबरें आजकल सुनाई दे रही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक वॉर हो सकती है। थोड़ी रिपोर्ट्स इस तरीके से कह रही है कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है। तो एक बार समझते हैं कि ये मैटर स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करने वाला है और इसके पीछे स्टोरी क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा इसके बारे में बातचीत हो जाए। तो यूक्रेन एक ज़माने में रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, बट उनके बीच में डिफरेंस ऑफ थॉट होने की वजह से वो अलग हो गया। जैसे इंडिया से बांग्लादेश अलग हो गया, वैसे इस तरीके से रशिया से यूक्रेन एक अलग पार्ट हो गया। बट समय के साथ रशिया उसके ऊपर दबाव बनाता रहता है, इसलिए रशिया खुद का एक डेमोक्रेटिक अस्तित्व देखना चाहता है। बट रशिया उसको हमेशा टॉर्चर करता रहता है, अपने पावर से उसको डोमिनेट करता रहता है। इसलिए यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो के साथ जुड़ जाए। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूएसए है, यूके है, जर्मनी है और इस तरीके से जापान है, ये सारी कंट्रीज़ हैं। नाटो का एक एम है, अगर उसमें से कोई भी कंट्री पे अटैक होता है तो ऐसा मानेंगे कि हम सब पे अटैक हुआ है। तो इसलिए अगर एक भी मेंबर पे अटैक होता है तो बाकी मेंबर उसको प्रोटेक्ट करने आ जाएंगे। तो अभी यूक्रेन पे जब इन्वेड करने जा रहे हैं रशिया, तो बाकी सब मेंबर भी अभी आएंगे और यूक्रेन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये टसल क्यों है और ये कन्फ्लिक्ट एक्चुअली हो क्यों रही है? तो अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो रशिया के जो बाकी देश उससे अलग हो गए, रशिया से काफ़ी दूसरे देश भी है जो अलग हो गए, वो की बाउंड्री पे ही पड़ते हैं। और यूक्रेन अभी एक हिस्सा है जो रशिया की बाउंड्री को कवर करता है। अगर यूक्रेन भी नाटो में चला जाता है तो पूरा उसका बॉर्डर कवर हो जाएगा, एक पूरी दिशा रशिया के आसपास कवर हो जाएगी। और यूएसए यही चाहता है। यूएसए चाहता है कि रशिया को घेर ले बाकी की कंट्री, इस तरीके से उनका आर्मी बेस बने कि वो रशिया पे प्रेशर डाल सके। और यूएस और रशिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन नहीं है और एनिमीज़ की तरह ही है वो। तो अभी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे मेंबर नाटो के मेंबर्स हैं। और वो एक साइड है, दूसरी जगह रशिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी अभी इस जंग के लिए तैयार हो चुकी है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा पता चलने को मिल रहा है कि रशिया ने अपना पूरा आर्मी का टैंकर्स, फाइटर जेट्स, एकदम फाइनेस्ट फाइटर जेट्स रशिया के बॉर्डर पे खड़े कर दिए, यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़े कर दिए। 1 लाख पहले आर्मी मैन खड़े किए थे, अभी 1,30,000 आर्मी मैन खड़े हो गए। नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशन हर दिन बढ़ता जा रहा है। इवन रशिया ने प्लाज्मा भी मंगाया है। मतलब अगर ये सब की अच्छे से एनालिसिस करे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि ये एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। रशिया ऐसा बोलता है कि ये हम नॉर्मल ड्रिल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आर्मी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं लगती, ऐसा एक्सपर्ट्स बोलते हैं। सैटेलाइट इमेज बताती है कि 1-2 महीने से जो लाइनअप ऑफ फाइटर जेट्स, टैंकर्स अराउंड द बॉर्डर वो बढ़ता चला गया है। तो ये नॉर्मल नहीं है और पूरे वर्ल्ड में यही आज परसेप्शन है कि एक वॉर की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। तो ये सब जो वर्ड्स में पुतिन ऐसा बोल रहे हैं, वी आर नॉट प्लानिंग टू इन्वेड यूक्रेन, बट ही सेज दैट वी कंसिडर यूक्रेन एज पार्ट ऑफ रशिया। और जो एक्शंस है वो सब ऐसा बता रहे कि रशिया एक बड़ा हमला करने की तैयारी में है और अगर हमला होता है तो इसके काफ़ी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट के लिए, इकनॉमी के लिए, कमोडिटी मार्केट के लिए? क्या इंडिया की मार्केट भी अफेक्ट होगी? मेरे को कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं आपके व्यूज़ पढ़ूंगा और उसी से इसका एक नेक्स्ट वीडियो भी आ सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल इशू है। इसके आसपास स्टॉक मार्केट अभी रिएक्ट करेगी आधा 1 महीना। ये इशू जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाला है। स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी हर दिन बढ़ने वाली है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अगर रशिया अटैक करता है यूक्रेन पे, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, साइबर अटैक्स होंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दिस जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। 2020 की शुरुआत से हमने देखा है कि ग्लोबलाइजेशन से हट के लोकलाइजेशन की तरफ काफ़ी फोकस रहा है। लोग चाइना के साथ कम ट्रेड कर रहे हैं, खुद के ही देश का ट्रेड प्रमोट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप
खुद कहता था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसके देश का इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए उसने एफर्ट किया। इवन इंडिया में भी हमारी एक मूवमेंट आई एंड इस तरीके की मूवमेंट आई लोकल ट्रेड प्रमोट करने के लिए। और अगर दोनों के बीच में वॉर हो जाती है तो एनर्जी मार्केट है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि रशिया एनर्जी सप्लाई करता है यूरोप में, नेचुरल गैस खासकर बहुत बड़े मात्रा में सप्लाई करता है यूरोप को नेचुरल गैस। और अगर वॉर हुई तो वो सप्लाई करना बंद कर देगा और एनर्जी मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगी और स्काई रॉकेट हो जाएंगे नेचुरल गैस के भाव। इवन क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छू सकते हैं। हर दिन क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता जा रहा है। 2020 में क्रूड ऑयल का भाव $18 था, नेगेटिव टेरिटरी में भी जाके आया है। अभी $90 से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। कमोडिटी एनालिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि $100 अभी जा सकता है पर बैरल, $120 जा सकता है। इंडिया के लिए बहुत ख़राब है। देखिए सीधा सीधा रिलेशन बन रहा है। हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है हम इंपोर्ट कराते हैं, वो यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और वो हमारा मेजर एक्सपेंडिचर है इंडिया के लिए। क्रूड ऑयल और गोल्ड मेजर एक्सपेंडिचर है। तो अगर क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता है तो इस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। 100 से $110 भी जाता है तो 10% का जंप हुआ और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा बढ़ जाता है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हमने देखा है हिस्ट्री में, जब भी क्रूड ऑयल का भाव बहुत ऊपर चला जाता है तो उसका इम्पैक्ट आता ही है। अभी आप सोचिए जो $18 हुआ करता था, मोटा मोटा मैं $20 पकड़ूं, आज वो उसका 5x हो गया, 500% जंप। तो इकनॉमी उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकती। एंड मोर देन दिस इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब क्रूड ऑयल का भाव बढ़ेगा तो बेसिक रॉ मटेरियल है काफ़ी चीज़ों के लिए, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। तो एयर कार्गो का भाव बढ़ जाएगा, रोड ट्रांसपोर्टेशन का भाव बढ़ जाएगा और जो भी शिपमेंट्स है उसका भाव बढ़ जाएगा। तो जब ये बढ़ेगा तो कॉस्ट किसी को देना पड़ेगा, कंज्यूमर को देना पड़ेगा। बट आर कंज्यूमर्स रेडी टू टेक दिस प्राइस, इन्फ्लेटेड प्राइस? Already inflation is at multi-year high. In USA inflation has touched 40 years high. तो इन्फ्लेशन में 7.5% पहुंच चुकी है। हमारी इमर्जिंग मार्केट में इन्फ्लेशन 7.5 होती है, बट डेवलप मार्केट में इन्फ्लेशन 1 to 2% होती है। 2003 से 7 की जो बड़ी तेज़ी देखी उसमें भी 7.5% की इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिली थी। इवन जब 2000 ईयर के आसपास .com बबल आया तब भी इन्फ्लेशन नहीं देखने को मिली। 2020 में भी जब क्रैश आया तब भी इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी। जब इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाती है तो फेडरल रिजर्व यूएसए में वेरियस अपेक्स बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स इन वेरियस कंट्रीज़, उनको फोर फ्रंट पे आके इन्फ्लेशन जैसे एक बीस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर हाथ से निकल गई तो क्या होगा कि आपकी हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जैसे इंडिया में जब महंगाई हो जाती है तो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। लोग बात करते हैं कि चावल महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, गेहूं महंगा हो गया, और पॉलिटिकल मुद्दा बना के बातें करते हैं कि इतनी महंगाई आपके पॉलिटिकल टर्म में हुआ है, ये नहीं चलेगा। एक आम जनता के पास पैसा नहीं है, पेट्रोल का भाव बढ़ता जा रहा है, तो ये नहीं चलेगा। तो बहुत प्रेशर आता है पॉलिटिकल पार्टी पे, और ये तो एक पॉलिटिकल एंगल हो गया। बट फ्रॉम इकोनॉमिक एंगल कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है वो एकदम कम हो जाता है। इन्फ्लेशन को वो एक डाकू कहते हैं जो कंज्यूमर का तिजोरी लूट लेता है। क्योंकि जो 10,000 रुपये 20 साल पहले हुआ करते थे, आज वो 10,000 कुछ भी नहीं है। 10,000 रुपये की वैल्यू ही नहीं है 20 साल पहले कंपेयर करें तो। इस हिसाब से इन्फ्लेशन आएगी, चीज़ें महंगी होती जाएंगी, और जो रियल ग्रोथ होती है वो कंज्यूमर इन्वेस्टर को नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि सपोज बैंक एफडी में आप 6% कमाते हो और इन्फ्लेशन है 10%, तो आप 5% से अपना पैसे की वैल्यू लूज़ कर रहे हो हर साल। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक इन्फ्लेशन का मामला हो गया। जब हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है तो वो बहुत ही हानिकारक है। जैसा कि हमने ग्रेट डिप्रेशन में देखा था कि लोग ट्रॉली भर के नोट लेके जाते थे और ब्रेड का एक पीस खाने के लिए उनको ट्रॉली भर के पैसे देने पड़ते थे। तो ये 1929 के आसपास की बात है। बट इवन रिसेंट टाइम्स में थोड़ी कंट्रीज़ में ऐसा देखने को मिला है हमें। जिम्बाब्वे में हमको ऐसा देखने को मिला है जहाँ पे एक नोट की वैल्यू कुछ $1 ट्रिलियन हो चुकी है।
तो ये पॉसिबिलिटी है। 40 ईयर हाई कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो फेडरल रिज़र्व क्या करेगा इसको कंट्रोल करने के लिए? फेडरल रिज़र्व क्या कर सकता है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है और मार्केट से मनी सप्लाई सक कर सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो क्या होगा, मुझे कमेंट्स में बताइए। ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो क्या होगा? तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बहुत लोग डरते हैं, क्योंकि काफ़ी जो वर्ल्ड के क्रैशेस आए हैं बड़े बड़े, उसमें यही हुआ है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया था। 1929 में 1921-24 के आसपास इंटरेस्ट रेट घटाए थे, 60% से 3% कर दिए थे, 7% से 3% कर दिए थे। तो रोरिंग बुल मार्केट यूएसए में देखने को मिली थी अराउंड 1921 या 23 से 1929 तक, जहाँ पे उनका इंडेक्स 6 टाइम्स बढ़ गया था, ऑलमोस्ट 60 से 360 चला गया था डाउ जोन्स। उसके बाद इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाए और स्पेकुलेशन बहुत हाई हो गया, और स्टॉक मार्केट के स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि स्टॉक मार्केट 90% कोलैप्स कर गया। जस्ट इमेजिन 90% कोलैप्स कर गया। तो बहुत अर्ली स्टेज था स्टॉक मार्केट का, इसलिए बहुत एडवांस भी देखने को मिला, बहुत डिक्लाइन भी देखने को मिला। अभी स्टॉक मार्केट्स काफ़ी मैच्योर है, बट ऐसा नहीं है कि वो इम्यून है बड़े बड़े इवेंट्स के, जब होते हैं तो उससे इम्यून है, ऐसा नहीं है। 1987 में भी एक अच्छी बुल मार्केट देखने को मिल रही थी, अराउंड 1987 से पहले, और उसमें एक ऐसा नया फाइनेंशियल इनोवेशन था, वो था पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। काफ़ी सारी कंपनी पोर्टफोलियो इंश्योर करती थी कुछ प्रीमियम के लिए, और तब थोड़ा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छा था, इसलिए ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट नहीं थी, इसलिए प्रोडक्ट आया। मार्केट एडवांस भी किया, बहुत अच्छी मार्केट चली। और आप अगर चार्ट पे देखोगे, डेटा को स्टडी करोगे, तो बहुत साल के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला और अच्छी बुल मार्केट आई। तो तब ये पोर्टफोलियो इंश्योरेंस की स्कीम थी, और अच्छी बुल मार्केट के बाद फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। और उस समय यूएस ने ईरान को इन्वेड किया अराउंड 1987, और दिस केम एज अ सरप्राइज। मंडे मॉर्निंग को हुआ था, 19 तारीख को। और जब ये सुबह अटैक किया था, तब फेसबुक का ज़माना नहीं था, ट्विटर, गूगल, ये सब का ज़माना नहीं था, तो न्यूज़ स्प्रेड इतना इजीली नहीं होता था। और जैसे ही ये अटैक हुआ, तो स्टॉक मार्केट इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया एकदम से, और वहाँ से 30-35% करेक्शन देखने को मिला। इवन गल्फ वॉर की बात करो आप, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो यूजुअली वॉर के बाद स्टॉक मार्केट एक अच्छी तेज़ी दिखाता है। बट मैंने इतना पास डेटा स्टडी किया, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि वॉर एकदम टॉप पे हो रही हो। वॉर यूजुअली क्राइसिस में होती है, और पास डेटा में हमेशा वॉर से पहले एक अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला। इवन 1929 के बाद जो कोलैप्स देखने को मिला, और वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुई अराउंड 1939 से 1945, तो उससे पहले जो टॉप था, नया स्विंग हाई था, वो करीब 30% ऊपर था। तो 30% करेक्शन यूजुअली वॉर के वक्त हो गया होता है मार्केट में। तो अभी का अगर सिचुएशन कंपेयर करें, तो इधर मार्केट इज़ नॉट डिस्काउंटिंग अ पॉसिबिलिटी और वॉर होने ही नहीं वाली है। अगर वॉर नहीं होने वाली है, देन इट्स ऑल वेल एंड गुड, अ रोजी पिक्चर फॉर द स्टॉक मार्केट। बट इन केस स्टॉक मार्केट ने इसको डिस्काउंट नहीं किया है, और ये इस वीक से, आने वाले वीक से डिस्काउंट करती है, तो स्टॉक मार्केट 20 से 30% गिर सकता है। और 20% करेक्शन बहुत बड़ी बात नहीं है, हम 2-3 साल में 20%, 15% करेक्शन देखते ही हैं। तो अगर मैं रीसेंट पास में जाऊं, तो 2020 में हमने ऑलमोस्ट 45-50% का करेक्शन देखा। अराउंड 2018-19 में स्मॉल कैप में मोर देन 20% का करेक्शन आया। 2015 में जब चाइना ने अपनी करेंसी को पर्पसली डीवैल्यू किया, डेलिबरेटली डीवैल्यू किया टू मेक इट करेंसी मोर कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट अदर पेयर्स, और अपने एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए किया, तो पूरी वर्ल्ड मार्केट फिर से डगमगा गई, और अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, 15 से 20%। तभी टाटा मोटर्स का जो शेयर था, वो अच्छा खासा क्रैक किया था, फ्रॉम 600 काइंड ऑफ लेवल्स टू ऑलमोस्ट 60 इन 2020। तो तभी की बात है। और उससे पहले 2013 में करेक्शन आया अराउंड 10-15% का। 2010-11 में 20% का करेक्शन आया है। 10-11 के आसपास एक फ्लैश क्रैश भी आया था यूएसए में।
तो आप देखो तो पूरा पैटर्न है, 2008 में भी करेक्शन आया 50% का, तो 2-3 साल में करेक्शन आता है। तो वाई शुडंट स्टॉक मार्केट करेक्ट इन 2022 एंड व्हेन द फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट आर चेंजिंग सो ड्रास्टिकली? The important thing being that Federal Reserve is expecting to hike the interest rates. तो जो स्टेरॉइड मनी दिया था 2020 में कि सबको पैसा बांट दिया था, जाओ कंज्यूमर को तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम जाके आईफोन खरीदो, बिजनेसेस को लोन सस्ते में दे दिए कि नो इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं, जाओ जितना एक्सपेंशन करना है करो, ठीक है। अलग अलग बिजनेस एंटिटीज मार्केट के या इकोनॉमी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको फ्री मनी डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो $10 ट्रिलियन जितना पैसा छापा है उन्होंने, हमारी इकोनॉमी भी उतनी नहीं है इंडिया की, तो इतना पैसा यूएसए ने छापा है, इवन यूके ने अच्छा पैसा छापा है, जापान ने छापा है 2020 में। तो वर्ल्ड में इतनी एक्सेस सप्लाई हो गई है, उसका कॉन्सिक्वेंस आना ही था कि अब जो इन्फ्लेशन जैसा बीस्ट है वो अनकंट्रोलेबल हो गया है और उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो एक साइड यूएसए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है और दूसरी साइड चाइना घटा रहा है, क्योंकि चाइना में 28 ईयर्स की सबसे लोएस्ट ग्रोथ अभी देखने को मिल रही है। तो वहाँ पे स्लोइंग का कंसर्न्स है, इवन जर्मनी में थोड़ा सा स्लोइंग के कंसर्न्स है। और स्टेरॉइड मनी जस्ट लाइक एनी आर्टिफिशियल थिंग्स डजंट सस्टेन फॉर लॉन्ग। अभी उस पर अच्छे खासा काम करना पड़ेगा, जो अननेचुरल ग्रोथ है उसको थोड़ा सा बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं। व्हेन यू सक आउट लिक्विडिटी फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स, इट यूजुअली गिव्स अ नी जर्क रिएक्शन। तो वही हमको देखने को मिल रहा है। नैस्डैक में अभी सबसे बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। 2022 में सबसे ज़्यादा करेक्शन नैस्डैक में ये, क्योंकि जो आप वैल्यूएशन निकालते हो वो ग्रोथ रेट पे निकालते हो, डिस्काउंट रेट पे निकालते हो। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो डिस्काउंट रेट बढ़ जाता है, तो आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू आती है या फ्यूचर वैल्यू आती है या फेयर वैल्यू आती है वो कम ही आती है। तो उस हिसाब से ये सारे जो स्टॉक्स है वो अभी बैकफुट पे ही रहने वाले हैं, स्लिपरी ग्राउंड पे रहने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स रिट्रेस करेंगे। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में भी मैं बात करूँ तो अभी जो हमने इंडिया मार्केट में 7,500 से 18,600 का एडवांस देखा है वो 23% करेक्शन भी नहीं है। 23% करेक्शन अराउंड 16,000 पे आ रहा है। तो जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करते हो तो 23%, 38%, 50%, 61.8% फिबोनाची लेवल्स है जो यूजुअली मार्केट रिस्पेक्ट करता है और मार्केट मीन रिवर्ट करता है। तो ये जो एडवांस देखा है, अगर मार्केट ये सारे लेवल्स पे आता है तो कौन कौन से लेवल आ सकते हैं? तो लेवल आ सकते हैं 16,000, 15,500, 14,000 एंड 13,000। तो अगर कुछ बड़ा ग्लोबल लेवल पे हो जाता है तो मार्केट अच्छा खासा गिर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूँ तो यूपी के इलेक्शंस भी आ रहे हैं मार्च में। अगर वहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई तो मार्केट सीज करेगा अपॉर्चुनिटी और अच्छी खासी गिरावट देगा, क्योंकि अभी जो बिल्डअप है वो नेगेटिव ही है मार्केट में। तीसरा, 3 इवेंट है अभी स्टॉक मार्केट में जो हमें दिख रहे हैं, बाकी ऐसे हो सकते हैं जो अभी बिल्डअप हो रहे हैं और हमको नहीं दिख रहे हो, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग ऑन वेरियस फ्रंट्स बट वी डोंट नो देम। तो 3 दिख रही है, एक तो रशिया और यूक्रेन की वॉर, दूसरा यूपी इलेक्शंस, थर्ड फेड का रेट हाइक। फेड ने बोला है कि 1% रेट हाइक करेगा जुलाई तक। तो आप सोचो कितने रेट हाइक आएंगे। अगर मोर देन एंटिसिपेटेड आ गया और हॉकिश कमेंट्री आई तो मार्केट उसको नेगेटिवली रिएक्ट करेगा। जब यूएसए में ऐसा होगा तो इंडिया भी फॉलो करेगा। आरबीआई की भी पॉलिसी आने वाली है, तो हर थोड़े थोड़े इंटरवल पे ये नेगेटिव न्यूज़ फ्लो रहने वाला है, इसलिए मार्केट सेटल नहीं होगा अभी। ये सारी बैड न्यूज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। और ये बहुत कॉन्ट्रेरी है 2020 से, जहाँ पे बहुत इजी मनी था, इजी ग्रोथ थी और एक इन्वेस्टर्स के लिए भी आसान था, सुबह उठ के कुछ भी ख़रीदना था और शाम तक पैसे मिल जाते थे। तो अभी वो नहीं होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट व्हेन वॉलेटिलिटी इज़ गोइंग टू स्टे हाई। सो दैट इज़ गिवन थिंग इन द करेंट सिनेरियो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, the most important thing is that the big boys of the stock market, the oldest players in the stock market are foreign institutional investors. जो स्टॉक मार्केट में सबसे बिल्कुल शातिर जो प्लेयर हैं, बहुत टाइम से इस स्टॉक मार्केट के गेम में और सारे क्रैशेस देखें, बूम देखें, बस देखें और बिल्कुल बारीकी से जानते हैं बिज़नेस साइकिल को और फंडामेंटल समझते हैं और काफ़ी अंदर की खबर होती है। क्योंकि जब आप लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको पता हो, दे आर बिग प्लेयर्स, दे नो एवरीथिंग।
राइट। इनफैक्ट देयर बाइंग एंड सेलिंग एक्शंस इन्फ्लुएंस द मार्केट ट्रेंड्स। वो अभी क्या कर रहे हैं एक्चुअली, वो लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही हिस्टोरिक है, क्योंकि उनकी जो सेलिंग है वो फिनोमिनल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली, अनबिलीवेबल सेलिंग। उन्होंने 1,50,000 1,60,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है कुछ महीनों में, जो हमने कभी नहीं देखी है, इतनी फास्ट, इतनी ज़्यादा सेलिंग। सो दिस सिंपली शोज दैट दे आर शॉर्ट बायस इन द मार्केट। ये वही बताता है कि उनका मंदी की तरफ रुझान है और उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में मंदी आएगी। जब लास्ट टाइम इन्होंने मंदी करी थी और बजट से पहले शॉर्ट कवर करने गए थे, अपनी मंदी कवर करने गए थे, काटने गए थे अपनी मंदी, तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी और तब उन्होंने कुछ हज़ार करोड़ 5,000 करोड़ के आसपास ही शॉर्ट कवरिंग करी थी, तो इतना बड़ा बाउंस देखने को मिला था, हालांकि एक इवेंट भी था। बट अभी जब उनको 1,50,000 करोड़ करना है, वो मार्केट में जब माल बेच रहे हैं, तो एक तो उनका आइडिया है कि बॉन्ड्स आर गेटिंग अट्रैक्टिव बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग। बट अगर उनका ये थीसिस है कि वापस इन्वेस्ट करना है और सबको करना ही है इमर्जिंग मार्केट में, क्योंकि आगे जाके ग्रोथ अच्छी होने वाली है, बट शॉर्ट टर्म में कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स है जिसकी वजह से वो मार्केट से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर उनको सही में शॉर्ट कवर करने हैं, अपने नेगेटिव बायस जो है वो काटना है या मंदी काटनी है, तो उनको एक अच्छी खासी गिरावट की ज़रूरत होगी। तो 1,50,000 करोड़ डालेंगे तो उनको कुछ मिलेगा। तो आइडियली इसके लिए 10-20% तो मार्केट को गिरना ही चाहिए, राइट। तो अगर उससे जाए तो मार्केट में अभी थोड़ा सा कॉशियस बन के चलना चाहिए। और अगर आपके पास तेज़ी की पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए, उस पर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, करेक्ट। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपकी अभी क्या पोजीशन है, तो मैं जान सकूं कि इसके बारे में कोई नेक्स्ट वीडियो भी बनता है कि नहीं बनता है, राइट। तो मेरा जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, ये इवेंट डेवलप होते होते गोल्ड बहुत अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, शांति से ऊपर 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 बढ़ता जा रहा है और चार्ट पे बहुत ही कमाल का दिख रहा है। और इसकी जो बुल मार्केट चालू हुई थी 2020 के कोविड क्राइसिस के आसपास, और उससे पहले ही चालू हो गई थी और 2020 के अगस्त में टॉप आउट कर गया था, फिर 1-2 साल कंसोलिडेशन किया, कुछ खास नहीं हुआ। अभी वापस तेज़ी के आसार लग रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बैकफुट पे है और मैंने जो आपको रीजंस बताए उस वजह से, और सामने ही गोल्ड सेफ हेवन माना जाता है। तो कुछ भी अगर वर्ल्ड में क्राइसिस आती है तो उस हिसाब से गोल्ड बढ़ता है। यूएस डॉलर भी सेफ हेवन माना जाता है, बेस्ट करेंसी मानी जाती है, रिजर्व करेंसी मानी जाती है, तो वो भी इंच अप कर रही है। तो ये 2 एवेन्यूज़ हो सकते हैं जिससे आप अपना पोर्टफोलियो हेज कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी में 10 रुपये खो रहे हैं तो सामने, डिपेंडिंग ऑन योर हेजिंग स्टाइल एंड योर अलोकेशन, यू कैन अर्न 5 to 20 रुपीज़, जो भी आपका अलोकेशन है, मतलब जितना इक्विटी में जा रहा है उससे ज़्यादा कमा सकते हैं या उसका लॉस आधा नलीफाई कर सकते हैं गोल्ड से, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। अगर कोई स्किल्ड डेरिवेटिव्स प्लेयर है तो मार्केट को शॉर्ट सेल भी कर सकता है एज पर द चार्ट्स, एज पर द ट्रेंड, कॉल राइटिंग कर सकता है। ये थोड़े रिस्की प्रोडक्ट्स होते हैं डेरिवेटिव्स, वॉरेन बफेट इनको कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो ही इसमें पढ़ें, क्योंकि ये आर या पार का खेल होता है और इसमें अच्छी खासी स्किल चाहिए होती है। लिवरेज प्रोडक्ट होता है, 5 से 20% आपको लिवरेज मिलता है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग थीम ये हो सकती है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट्स पे अभी ONGC काफ़ी अच्छा लग रहा है, IOC अच्छा लग रहा है, NTPC अच्छा लग रहा है। तो एक थीम जो बिल्कुल मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है वो है एनर्जी थीम। तो एनर्जी थीम पे मैं बुलिश हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान रखें, उसको स्टडी करें थीम को। आपको भी लगता है उसमें अपॉर्चुनिटी है, आपका क्या कहना है, राइट। तो मेरा आपके साथ ये मोटा मोटा डिस्कशन मैं करना चाहता था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने आज सोचा आपके साथ एक फिर से मुलाकात हो जाए यूट्यूब पे, तो ये एक छोटा सा वीडियो बना दिया कि अभी जब ये इवेंट डेवलप होने वाला है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन सबके मन में होंगे, सब थोड़े विचार सता रहे होंगे कि अभी स्टॉक मार्केट में किया क्या जाए, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो बढ़ने वाली है अभी, राइट। तो मैंने एड्रेस कर दिया है और मेरे वीडियो को आप सपोर्ट करें अपने लाइक के साथ, कमेंट के साथ, तो यूट्यूब को पता चलेगा कि मैंने वीडियो अच्छा बनाया भी है कि नहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।